बच्चों, हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। और हम इसके तीसरे अध्याय को कर रहे थे, जिसका नाम है भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ। आज हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर या अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि है भाग 4। तो शुरू करते हैं अध्याय 3 का भाग 4 अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले हम बहुचयनात्मक प्रश्न करेंगे। तो हमारा पहला बहुचयनात्मक प्रश्न है, पंचायती राज संस्था में कितने स्तरीय व्यवस्था है? तो इसके ऑप्शंस हैं क 2, ख 3, ग 4 या घ 5। तो इसका सही उत्तर है पंचायती राज में कितने स्तरीय व्यवस्था है? 3 स्तरीय व्यवस्था है, जो कि हमने अध्याय में पढ़ा था। प्रश्न संख्या 2, पंचायतों की आय का प्रमुख साधन क्या होता है? तो क ऑप्शन है संपत्ति, व्यवसाय तथा पशु पर लगाए गए कर, ख है चुंगी, ग है भू राजस्व या चौथा है उपयुक्त सभी। तो हम कहेंगे ये चारों ही जो है पंचायतों की आय के प्रमुख साधन होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, कौन सा कृषि मजदूर संगठन है? निम्न में से कौन सा कृषि मजदूर संगठन है? तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला शेतकारी संगठन, ख राम कृषि संगठन, ग हरित संगठन या घ मानव संगठन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेतकारी संगठन जो है वह कृषि मजदूर संगठन है। प्रश्न संख्या 4 है, मोतीलाल नेहरू तथा 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं ने संविधान का मसौदा कब तैयार किया था? क्या है? 1931 में तैयार किया था, 1927 में यह मसौदा तैयार किया गया था, 1928 में किया गया था, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका 1943। तो हमने पढ़ा था कि मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं ने संविधान का मसौदा तैयार किया था 1928 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। प्रश्न संख्या 5 है, समानता के मौलिक अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो क्या यह अनुच्छेद 19 में है, अनुच्छेद 21 में है, अनुच्छेद 16 में है या अनुच्छेद 14 में है? तो समानता का जो मौलिक अधिकार है वह अनुच्छेद 14 में संविधान में है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14, घ ऑप्शन सही होगा। अब हम शुरू करते हैं हमारे अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला अति लघुतरात्मक है, फ्रांसीसी क्रांति के 3 शब्द कौन से हैं? तो हम कहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति जो है विश्व में एक प्रमुख प्रघटना के रूप में हमें पढ़ने को मिलती है, और इस क्रांति के 3 शब्द हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या भ्रातृत्व। तो उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति के 3 शब्द हैं बंधुता, स्वतंत्रता और समानता। दूसरा प्रश्न, हित समूह क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है राजनीतिक क्षेत्रों के कुछ निश्चित हितों को पूरा करने के लिए हित समूह बनाए जाते हैं, ताकि राजनीति में अपने कार्य को सही तरीके से या अपनी मांगों को मनवाया जा सके। तीसरा प्रश्न, संविधान का सबसे अंतिम व्याख्याकर्ता कौन है? संविधान के बारे में व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो हम कहेंगे हमारे देश में संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय को दिया गया है। तो उत्तर हो जाएगा संविधान का सबसे अंतिम व्याख्याकर्ता उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, गांधी जी की आदर्श अवधारणा क्या है? तो हम देखते हैं कि गांधी जी की आदर्श अवधारणा थी कि ग्राम स्वराज्य हो जाए, भारत में गांवों को जो है आत्मनिर्भर माना जाए, गांवों को जो है स्वराज प्राप्त हो, यही गांधी जी की आदर्श अवधारणा थी। प्रश्न संख्या 5, भारत सरकार के वित्त मंत्री संसद के सामने बजट कब पेश करते हैं? तो हम देखते हैं प्रत्येक वर्ष भारत में जो है बजट पेश होता है, और भारत के वित्त मंत्री इसको पेश संसद में करते हैं। और यह कब पेश होता है? तो यह बजट हर साल फरवरी के अंत में पेश किया जाता है। तो भारत सरकार के वित्त मंत्री संसद के सामने बजट हर साल फरवरी के अंत में पेश करते हैं। अब है लघुतरात्मक प्रश्न। पहला, सहभागी लोकतंत्र से आपका क्या आशय है? सहभागी लोकतंत्र क्या होता है? तो हम कहेंगे सहभागी लोकतंत्र जो है एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए किसी समूह या समुदाय के सभी सदस्य एक साथ भाग लेते हैं, वह कहलाता है सहभागी लोकतंत्र। प्रश्न संख्या 2, कानून का अर्थ क्या होता है? तो हम कहेंगे कानून नियंत्रण का प्रकार है, और नियंत्रण में भी यह औपचारिक नियंत्रण का प्रकार है, जो कि
नागरिकों के व्यवहार को नियमित करने या नियंत्रित करने का कार्य करता है, तो जिसमें कि कुछ निश्चित नियम होते हैं। कानून सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है, इसके पीछे राज्य की शक्ति होती है। कानून के उल्लंघन पर राज्य द्वारा या राज्य की शक्ति के द्वारा दंड भी दिया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, भारतीयों को विभाजित करने वाले कारक कौन से हैं जिससे कि भारतीयों में फूट पड़ने लग सकती है? तो हम कहेंगे भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, विभिन्न धर्म हैं, जातियां हैं, गांव और नगरों में अंतर है, धनी और निर्धन में अंतर है, और साक्षर और निरक्षर लोगों में भी अंतर है। और इस वजह से भारत के लोगों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो सकता है, उनमें फूट उत्पन्न हो सकती है या उनको विभाजित करने की बात की जा सकती है। तो यह जो अंतर है वह भारत में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, लेकिन भारत में समानता या समन्वयशीलता भी बहुत अधिक पाई जाती है। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, निरक्षर महिलाओं में जागरूकता फैलाने। जो महिलाएं साक्षर नहीं हैं, निरक्षर हैं, जिन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं है, उन महिलाओं में जागरूकता फैलाने के लिए पंचायती राज ने कौन सा नवाचारी या नया उपाय अपनाया है? तो हम कहेंगे पंचायती राज ने निरक्षर महिलाओं के लिए जागरूकता लाने के लिए कपड़े की फड़, लोक संगीत तथा चित्रमय फड़ जैसे नवाचारी उपाय अपनाए होते हैं, जिनसे कि इन निरक्षर महिलाओं में जागरूकता आ सके। अब हम शुरू कर रहे हैं निबंधात्मक प्रश्न। तो पहला निबंधात्मक प्रश्न है, हित समूह प्रकार्यशील लोकतंत्र के अभिन्न अंग है, चर्चा कीजिए। यानी कि लोकतंत्र में हित समूहों का एक प्रमुख योगदान है, वह कैसे है आप चर्चा करके हमें बताइए। तो उत्तर है, हित समूह लोकतंत्र के अभिन्न अंग है, यानी लोकतंत्र, प्रजातंत्र या जनतंत्र में हित समूह होना आवश्यक होता है, क्योंकि यह इसके अभिन्न अंग है। इसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। पहला बिंदु है, हित समूह अपने हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए सरकार के समक्ष क्या रखते हैं? अपनी मांगे रखते हैं। यानी हित समूह जो होते हैं उनकी कुछ मांगे हैं जो वह सरकार से मनवाना चाहते हैं, तो वह एक समूह को बना करके सरकार के पास जा करके उन मांगों के बारे में सरकार से बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हित समूह अपने हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखते हैं। हित समूह लोकतंत्र की क्या है? आत्मा है। आपसे पूछा जाएगा लोकतंत्र की आत्मा कौन है, तो आपको बताना है कि हित समूह जो है लोकतंत्र की आत्मा है, कि यदि भारत के आम नागरिक जो हैं या किसी भी देश के आम नागरिक जो हैं अपनी कुछ आवश्यकताओं को जो है सरकार को बताना चाहते हैं, तो वह एक समूह का निर्माण कर सकते हैं और इन्हें हित समूह कहते हैं, ताकि उनके हितों को वह सरकार के समक्ष जब तक रखेंगे नहीं तो उन मांगों को या उन हितों को सरकार को जानने में और भी कठिनाई होगी। तो इसीलिए ये हित समूह बनाए जाते हैं ताकि ऐसी मांगों को पूरा किया जा सके जो कि भारत की जनता या किसी भी देश की जनता या नागरिक जो हैं उन मांगों या उन आवश्यकताओं को चाहते हैं कि उनके सुधार के लिए अपनाया जाए। तो हित समूह लोकतंत्र की आत्मा होते हैं, क्योंकि विभिन्न हित समूह अपने अपने हितों, अपने सरोकारों का प्रतिनिधित्व करते हुए सरकार के सामने अपनी समस्याएं व परेशानियां रख सकते हैं और सरकार का ध्यान अपनी परेशानियों की तरफ आकृष्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से हित समूह लोकतंत्र की आत्मा हो जाते हैं। दूसरा, राजनीतिक दलों को प्रभावित कर सकते हैं। हित समूह जो होते हैं वह राजनीति में जो प्रमुख पार्टियां हैं उनको भी प्रभावित कर सकते हैं। कैसे? कि वह पार्टियों में अपने पसंद के उम्मीदवारों को और भी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, अपने पसंद के उम्मीदवारों को टिकट दिलवा सकते हैं, उन्हें जीतने में मदद कर सकते हैं, ताकि वे चंदा इकट्ठा करके जब उन्हें मदद करेंगे तो उन्हें जो है प्रचार प्रसार में आसानी होगी। और यदि उनका उम्मीदवार जीत जाता है तो उनकी मांगे सत्ता में आकर ये उम्मीदवार जो है आसानी से पूरी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक दलों को भी ये लोग प्रभावित करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में ये कार्यशील होते हैं। हित समूह राजनीतिक क्षेत्र में कुछ निश्चित हितों को पूरा करने का कार्य करते हैं। वे विधानमंडलों में लॉबिंग करते हैं, यानी कि विधानमंडलों में एमएलए के पास या फिर हम यदि संसद की बात करें तो एमपी के पास जाकर के ये अपने मांगों को रख सकते हैं और मांगों को रखते हुए अपनी आवश्यकताओं के बारे में इन विधानमंडलों के सदस्यों को अवगत भी कराते हैं, जिससे कि ये विधानमंडल के सदस्य इनके लिए आवश्यक कदम उठा सकें। ये जनमत का निर्माण भी करते हैं, यानी कि
आम जनता को प्रभावित करने का कार्य भी ये हित समूह करते हैं। हित समूह विभिन्न प्रश्नों के संबंध में जनता को शिक्षित करके जनमत का निर्माण करने में सहायता करते हैं और जनता यदि किन्हीं भी मांगों या आवश्यकताओं से अनभिज्ञ है तो उन्हें जागरूक करने का कार्य भी ये हित समूह करते हैं। समाचार पत्रों पर नियंत्रण करने का कार्य भी हित समूह करते हैं, यानी प्रचार के प्रमुख साधन भी जो है हित समूह के नियंत्रण में हो सकते हैं। हित समूह जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए, यानी जनता को अपनी बातों से प्रभावित करने के लिए, जनता को अपने पक्ष में करने के लिए समाचार पत्रों पर क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं, जिससे कि उनके हितों का प्रचार और प्रसार हो सके। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वे राजनीति में भी प्रभाव रख रहे हैं, मीडिया में भी प्रभाव रख रहे हैं। चुनाव में हित समूह जो होते हैं वह सक्रिय योगदान करते हैं, यानी कि चुनाव में सक्रिय योगदान वे इसलिए करते हैं ताकि चुनाव में उनकी पसंद के उम्मीदवारों को खड़ा किया जाए और वे यदि उम्मीदवार जीत करके विधानमंडलों के सदस्य बन जाते हैं तो उनकी मांगों को इन सदस्यों के द्वारा पूरा करवाया जा सके। तो इस वजह से ये राजनीति में भी हस्तक्षेप करते हैं और चुनावों में भी योगदान देते हैं। यद्यपि हित समूह राजनीति से अपने को दूर रखते हैं, लेकिन वे सभी राजनीतिक दलों से साठगांठ भी रखते हैं। वे सभी राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं तथा वे राजनीतिक दलों में उसके हितों को उठाने वाले प्रतिनिधियों को दलों से टिकट भी दिलवाते हैं तथा उन्हें जिताने के प्रयत्न भी करते हैं ताकि विधानमंडल में वे उनके हितों की रक्षा कर सकें। तो इस प्रकार से वह चुनावों में भी अपना हस्तक्षेप करते हैं। हित समूह मंत्रियों को भी प्रभावित करते हैं, यानी कि सत्तावादी दल में जो भी मंत्री पद पर व्यक्ति आते हैं उनको भी प्रभावित करने का कार्य कौन करते हैं, हित समूह करते हैं, ताकि मंत्री उनके पक्ष में नीतियां या योजनाएं बना सके और हित समूह के कल्याण की बात भी आगे बढ़ सके। तो हम कहेंगे जिन देशों में संसदीय शासन प्रणाली है वहाँ हित समूह मंत्रियों को प्रभावित करके शासकीय नीति को अपने पक्ष में करवाने का कार्य करते हैं और उनके हितों के रक्षक व्यक्तियों को ही वह मंत्री बनवाने की बात भी करते हैं ताकि ये मंत्री उनके पक्ष में फैसले ले सकें। हित समूह के कुछ उदाहरण हम देखते हैं भारत में, फिक्की, एसोचैम और शेतकारी संगठन, ये जो है भारत के कुछ प्रमुख हित समूह हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, संविधान सभा की बहस के अंशों का अध्ययन कीजिए। हित समूह को पहचानिए। समकालीन भारत में किस प्रकार के हित समूह हैं, वे कैसे कार्य करते हैं। तो हम कहेंगे संविधान सभा में भी कुछ प्रमुख हित समूह थे जो अपने अपने मुद्दों को लेकर के संविधान सभा में बहस कर रहे थे ताकि उन मुद्दों पर भारत के संविधान में ध्यान दिया जाए और संविधान में उसके लिए कुछ प्रमुख कानून या प्रमुख प्रावधान किए जा सकें। तो उत्तर के रूप में संविधान सभा की बहस के अंशों में निहित हित समूह, पहला है समाजवादी हित समूह। समाजवादी हित समूह, ये लोग जो है वामपंथी विचारधारा में विश्वास रखते थे और इनका हित जो था वह समाजवाद में था, यानी कि सभी व्यक्तियों को विकास का भागीदारी प्राप्त हो सके। तो समाजवाद के पक्षधर थे, वामपंथ के ये लोग पक्षधर थे। इस वजह से ये कहते थे कि संविधान में काम के अधिकार को मूल अधिकारों में सम्मिलित कराना चाहते थे, यानी कि सभी को काम दिया जाना चाहिए, सभी व्यक्ति जो हैं काम कर सकें। तो इस प्रकार काम के अधिकार को संविधान में ये स्थान दिलाना चाहते थे जो कि वामपंथी थे या समाजवादी थे। दूसरे प्रकार के हित समूह आर्थिक और सामाजिक न्याय का पक्षधर हित समूह जो संविधान में था वह क्या चाहता था। तो हम कहेंगे संविधान सभा में एक हित समूह उन लोगों का था जो सरकार के राजनीतिक दायित्वों या नीति निर्देशक तत्वों के वर्गीकरण की अपेक्षा आर्थिक और सामाजिक न्याय को अधिक महत्व देना चाहता था। तो यह दूसरे प्रकार का हित समूह हम संविधान सभा में देखते हैं। उसके पश्चात हम देखते हैं तीसरे प्रकार का हित समूह संविधान सभा के अंतर्गत जो चाहता था कि भारत में वयस्क मताधिकार हो, यानी कि भारत के सभी वयस्कों को मताधिकार प्राप्त हो जाए। वयस्क मताधिकार के समर्थक हित समूह, वहाँ कुछ लोग देश के सभी वयस्कों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वे चाहते थे कि भारत के सभी वयस्कों को मताधिकार प्राप्त हो, यानी वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो चाहते थे कि संविधान का जो प्रारूप बनाया गया है, ये उनका कथन है कि संविधान का जो प्रारूप बनाया गया है वह देश के शासन के लिए केवल एक प्रणाली
या एक तरीका उपलब्ध करा रहा है, यानी हम बता रहे हैं कि भारत में किस प्रकार से दल जो है सत्ता में आ सकेगा, लेकिन हम यह नहीं बता रहे कि सत्ता में कौन आएगा। तो इस प्रकार से हम केवल एक प्रणाली बता रहे हैं अपने संविधान के अंतर्गत। अगर व्यवस्था लोकतंत्र को संतुष्ट करने में खरी उतरती है, यानी कि जो भी दल सत्ता में आता है वह लोकतंत्र के पक्ष में कदम उठाता है या जनता के लिए, जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है, तो यह जनता द्वारा निश्चित किया जाएगा कि वह वापस सत्ता में आए या नहीं। यानी कि संविधान के अंतर्गत वयस्क मताधिकार की बात की जाएगी और भारत की जनता यह तय करेगी कि किसे सत्ता में लेकर के आना है और कौन जो है सत्ता से वंचित होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम केवल एक प्रणाली या एक तरीका बता रहे हैं कि आप सरकार को किस प्रकार से चुनेंगे, लेकिन सत्ता में कौन आएगा यह केवल और केवल भारत की जनता ही तय करेगी। तो इस प्रकार से भीमराव अंबेडकर जो है वयस्क मताधिकार के पक्षधर थे संविधान सभा के अंदर। चौथा समूह या चौथा हित समूह जो संविधान सभा में था वह था जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का पक्षधर समूह। संविधान सभा में एक दबाव समूह भारत में भूमि सुधारों की वकालत कर रहा था। यह समूह जमींदारी प्रथा का उन्मूलन चाहता था। इस प्रकार से हम कहते हैं कि जो जमींदारी प्रथा भारत में आय की असमानता या सामाजिक असमानता का परिचायक थी, उसका उन्मूलन करने की बात भी भारत की संविधान सभा में की जाती है। तो इस प्रकार से यह एक हित समूह था जो कि भारत के संविधान में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का पक्षधर था। इसके अलावा जो पांचवा हित समूह है वह यह कहता है कि भारत में एक प्रमुख पक्ष के रूप में भारत के आदिवासी लोग हैं, यानी भारत के मूल निवासी कह सकते हैं या भारत की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत के आदिवासी। और संविधान सभा में इसके पक्ष में भी आवाज़ उठाई गई कि भारत की सरकार को या भारत की आगामी सरकार जो आने वाली है, जो जनता द्वारा चुनी जाएगी, उसे भारत के संविधान के प्रावधानों को इस प्रकार से बनाना चाहिए कि भारत में आदिवासी जो हैं उनका भी कल्याण सुनिश्चित हो सके। तो इस प्रकार से संविधान सभा में आदिवासियों के कल्याण के लिए भी हित समूह थे जो कि इनकी कल्याण की बात कर रहे थे। तो हम कहेंगे आदिवासी लोगों के हितों से संबंधित दबाव समूह। संविधान सभा में एक दबाव समूह उन लोगों का था जो देश के आदिवासी लोगों के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाना चाहते थे। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यह भी एक हित समूह था जो चाहता था कि आदिवासी भी भारत की जनसंख्या का एक प्रमुख हिस्सा है और उनका भी कल्याण होना चाहिए। समकालीन भारत के हित समूह कौन से हैं? तो हम कहेंगे यह तो हो गई संविधान सभा में हित समूहों की बात। अब समकालीन भारत में विभिन्न हित समूह हैं। पहला है उद्योगपतियों के हित समूह, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड चैम्बर्स, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, और फिर है कर्मचारियों के हित समूह, इंडियन ट्रेड यूनियन, और फिर है शेतकारी संगठन जो कि कृषि मजदूरों का हित समूह है। तो इस प्रकार से समकालीन भारत में भी विभिन्न हित समूह पाए जाते हैं, जैसे कि उद्योगपतियों के हित समूह, कर्मचारियों के हित समूह और किसानों के हित समूह। तो इस प्रकार से हमने इस भाग में देखा कि संविधान में भी कितने सारे हित समूह थे जो कि अलग अलग भागों से, अलग अलग पक्षों से भारत में संविधान में कौन कौन से कल्याण कार्यक्रम या प्रावधान रखने चाहिए, भारत के संविधान में किन पक्षों को महत्व देना चाहिए, उनकी बात संविधान सभा में बहस के रूप में कर रहे थे। समकालीन भारत के हित समूहों की कार्यप्रणाली किस प्रकार की है? तो हम कहेंगे हित समूह सरकार का ध्यान अपनी परेशानियों की ओर आकृष्ट करते हैं, यह इनकी कार्यप्रणाली का हिस्सा है। दूसरा, हित समूह राजनीतिक दलों को भी प्रभावित करते हैं। हित समूह राजनीतिक क्षेत्र में कुछ निश्चित नियमों को पूरा करने या कुछ निश्चित हितों को पूरा करने की बात भी करते हैं। चौथा पॉइंट है कि हित समूह प्राथमिक रूप से वैधानिक अंगों, यानी कि जो विधान का निर्माण करते हैं या कानून का निर्माण करते हैं, तो वैधानिक अंगों के सदस्यों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, यानी कि ये एमएलए और एमपी या सत्ता में बैठे सरकार के प्रमुख सदस्यों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं ताकि ये अपनी मांगें उन तक पहुंचा सकें। तो इस प्रकार हम कहेंगे हित समूह सरकार को नियंत्रित करने का कार्य भी करते हैं और चाहते हैं कि सरकार उनके पक्ष में कदम उठाए। हित समूह विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे कि वर्ग,
अथवा जाति या लिंग समूह आदि की शक्ति को हतोत्साहित करते हैं। तो इस प्रकार से हमने हित समूह की कार्यप्रणालियों को देखा कि संविधान में भी यह प्रमुख पक्षों को उजागर करने का कार्य कर रहे थे और संविधान के अंतर्गत विभिन्न जो भी वर्ग भारत में हैं उनकी आवाज़ या उनकी आवश्यकताओं या उनकी मांगों को उठा रहे थे और उनकी कार्यप्रणाली किस प्रकार की होती है। और प्रत्येक वर्ग जो होता है वह अपना एक हित समूह रखता है, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वह किसान हो, और इनकी कार्यप्रणाली भी किस प्रकार की होती है। अगला प्रश्न शुरू करते हैं। ग्रामीणों की आवाज़ को सामने लाने में 73वें संविधान संशोधन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, किस प्रकार से है? तो हम कहेंगे 73वां संविधान संशोधन 1992 में भारत में लागू होता है और यह संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा कदम होता है और भारत में सुधार को प्रोत्साहित करता है। तो यह क्या होता है और इसमें किस प्रकार के प्रावधान किए गए? तो हम कहेंगे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थान दे दिया था, यानी कि संवैधानिक परिस्थिति प्रदान कर दी थी। यानी इससे पूर्व भारत में स्थानीय स्वशासन तो था लेकिन संविधान में उनको स्थान नहीं था। तो इस प्रकार से स्थानीय स्वशासन को संविधान में अधिकार कब दिया गया, या पंचायती राज को संविधान में अधिकार कब दिया गया? तो पंचायती राज को संविधान में अधिकार दिया गया 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा इनको प्राप्त हो जाता है। इस संविधान संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो हम जानेंगे कि कौन कौन से प्रावधान थे इस संवैधानिक संशोधन यानी 73वें संविधान संशोधन 1992 के प्रावधान। तो पहला प्रावधान यह था कि अब प्रत्येक 5 वर्ष में इनके चुनाव होंगे, यानी कि स्थानीय स्वशासन के सदस्य गांवों तथा नगरों में हर 5 साल में चुने जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रत्येक 5 साल में चुनाव करवाने आवश्यक हो गए इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा। दूसरा, इसने ग्रामीण क्षेत्रों के स्थायी निकायों के सभी चयनित पदों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण यानी 33% आरक्षण देने की बात की थी। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि 33% आरक्षण इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से दिया गया। और उसमें भी हम बात करते हैं 17% आरक्षण, यानी 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है और इसमें भी 17% आरक्षण उन महिलाओं को दिया जाएगा जो कि SC और ST की महिलाएं हैं। तो हम कहेंगे 33% में से भी 17% सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। इस प्रकार यह महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने वाला एक बहुत ही बड़ा कदम माना जा सकता है। तो 3 प्रमुख बातें हो गई। पहली, प्रत्येक 5 साल में चुनाव होंगे। दूसरा, स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया और उसमें भी जो है 17% अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान आरक्षित कर दिए गए। और अब हम बात करते हैं अगला जो प्रमुख कदम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत उठाया गया वह था कि अब स्थानीय स्वशासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली एक समान रूप से पूरे भारत देश में लागू हो चुकी है। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, यानी कि जो भी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी उन सभी राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू कर दी गई है। यानी कितने स्तर होते हैं? हम कहते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज, जिसमें पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। तो इस प्रकार से हम कहेंगे पंचायती राज में कितनी स्तर हैं? तो 3 स्तर हैं। त्रिस्तरीय ये व्यवस्था होती है। एक होती है ग्राम पंचायत, दूसरी होती है पंचायत समिति और तीसरी होती है जिला परिषद। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच कहलाता है। पंचायत समिति का मुखिया या जो प्रमुख व्यक्ति है वह कौन कहलाएगा? प्रधान कहलाएगा। और तीसरा स्तर जो है वह और भी बड़ा है, वह है जिला परिषद है और इसका प्रमुख कहलाएगा जिला प्रमुख। तो इस प्रकार से यह एक त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। ग्रामीणों की आवाज़ को सामने लाने में 73वें संविधान संशोधन का क्या महत्व है? तो हम कहेंगे 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से अब पंचायती राज को संविधान में स्थान दे दिया गया है और अब ग्रामीणों की आवाज़ को
और भी मुखर तरीके से उठाया जा सकता था, क्योंकि उन्हें संविधान में यह अधिकार दिया गया है कि अब पंचायती राज के द्वारा आप सत्ता में आकर या ग्रामीण सत्ता में आकर के गाँवों के सुधार के लिए कार्य कर सकते हो। तो हम कहते हैं कि अब ग्रामीणों की आवाज़ को सामने लाने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि अब 73वां संविधान संशोधन मौलिक और प्रारंभिक स्तर पर लोकतंत्र और विकेंद्रित सरकार या शासन की बात करता है। यानी कि अब लोकतंत्र या विकेंद्रीकृत शासन जो है वह गांवों तक पहुंच गया है। जनता जो है अपने गांवों के विकास के लिए सीधे सीधे कदम उठा सकती है, या फिर उसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास में जाकर के अपनी मांगों को उठाने की आवश्यकता नहीं है। वह सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख के पास जाकर के गांवों के विकास के लिए अपनी मांगें और अपनी आवश्यकताओं की बात कर सकती है। तो इस वजह से लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हो जाता है। लोकतंत्र अब गांवों तक पहुंच रहा है और गांवों के लोगों की पहुंच तक आ चुका है। इसे विकसित करने, यानी लोकतंत्र को और विकेंद्रीकृत शासन को विकसित करने या मजबूत बनाने की दिशा में हम 73वें संविधान संशोधन को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, जो 1992 में होता है। इससे न केवल पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिलता है, अपितु प्रत्येक 5 साल बाद स्वशासन हेतु गाँव में स्थानीय सदस्यों का चयन भी होता है। तो अब स्थानीय सदस्य ही गाँव के विकास के लिए कदम उठा सकेंगे, तो उसके लिए प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव करवाना भी इस प्रावधान में शामिल है। दूसरा जो योगदान है वह यह है कि सभी चयनित पदों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दे दिया गया है और अब महिलाएं जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करने लगी हैं, जो कि भारत की पितृसत्तात्मक व्यवस्था या पितृवंशीय व्यवस्था में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन है कि महिलाएं जो हैं अब सत्ता में भागीदारी दिखा रही हैं। तीसरा, यह पंचायतों को आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने की शक्ति या उत्तरदायित्व दे रहा है। इस प्रकार यह ग्रामीणों की आवाज़ को सामने लेकर के आ रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि अब पंचायती राज के माध्यम से भारत में बहुत ही बड़ा परिवर्तन इस प्रकार से हो रहा है कि अब संविधान ही यह कह रहा है कि गाँव में स्थानीय स्वशासन लागू हो जाना चाहिए। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से गाँव में सुधार और भी अधिक हो सकेंगे, क्योंकि भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है उतने सुधार या कल्याण कार्यक्रम जो भी बना रही है उन्हें लागू करने में कहीं ना कहीं परेशानी आती है। तो इसी वजह से 1992 में 73वां संविधान संशोधन आता है और पंचायती राज को जो है हमारे संविधान में स्थान दे दिया जाता है। तो इस अध्याय में हमने क्या देखा कि किस प्रकार से भारत में ग्रामीण विकास और परिवर्तन हो रहा है। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।